हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर रहे थे। आज का यह वीडियो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आखिरी अंतिम रहने वाला है और इसके बाद में हम फिर एक नए सब्जेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग एवरेज अगर हम ले तो 15 से 17 क्वेश्चन जहां से रेगुलर आते हैं, इतिहास, भारत का इतिहास, वहां से हम क्वेश्चन का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इतिहास का डिस्कशन आपके लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहां से करंट अपडेट बहुत कम होती है और अगर हम थोड़ा सा डीप वे में देखें तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से, कुछ शब्दावलियों से जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम वहां पर काम कर लेंगे तो इतिहास का पोर्शन हमारे लिए थोड़ा आसान हो सकता है। ये आखिरी वीडियो रहने वाला है जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का। इससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के। वहां पर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी के अंदर जब आप देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका, तो आप देखते हैं कि वहां पर करंट अफेयर बेस्ड जरूर होते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जब आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके करंट से उठाए जाते हैं। तो इन तीन चार सब्जेक्ट को लेकर आपको करंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इकोनॉमी और पॉलिटी का और पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री का परंपरागत पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, इस आखिरी वीडियो में जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के में हम बात करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, 27 या 28 क्वेश्चन का ये वीडियो रहने वाला है और इसको हम बहुत तेजी से करते हुए निकल जाएंगे क्योंकि 2013 का जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का, 2022 तक आते आते वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 2013 में यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक्स थे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उनमें आ चुके हैं 2022 तक आते आते। तो हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं देखने वाले हैं, हम सरसरी निगाह से एक वो, क्योंकि हमने टारगेट बनाया कि हम पिछले 10 सालों के टॉपिक्स का एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो हम अपना वादा पूरा करने के लिए ये सीरीज, ये वाला वीडियो रखते हैं। लेकिन आपको चीजें सोल्व कराने के बाद में बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम चीजों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जहां पर लगेगा कि अभी वर्तमान में भी कोई टॉपिक आपके लिए या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहां पर हम बात भी करेंगे। तो इस तरह की बात भी नहीं है कि हम पूरा ही इसे इग्नोर कर दें, इंपॉर्टेंट वीडियो तो ये है। ओके, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। लोकटक झील और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कम से कम कौन से राज्य में है, और हम ये भी कर सकते हैं कि उनका सीक्वेंस भी हमें पता हो। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज कितने राष्ट्रीय उद्यान है या कितने अभ्यारण्य हैं या कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनका सीक्वेंस भी हमें याद रहे, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो नोकरेक जीवमंडल रिजर्व आपको पता है मेघालय में है। मेघालय में गारो पहाड़ियों के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोकटक झील हमने देखा है कि मणिपुर में है, हमने पहले भी इसकी बात की है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बरेल क्षेत्र में नहीं है, हमने बात की मणिपुर में। और जब आप बात करते हैं बरेल क्षेत्र की, बरेल क्षेत्र का संबंध असम से है, तो इसे तो आप बहुत आसानी से इलिमिनेट कर देते हैं। जब दो को आप हटाते हैं तो आपके सामने उत्तर निकल के आता है केवल एक, क्योंकि पहला तो हमने सही कर दिया है, कोई भी नहीं हो नहीं सकता। तो क्या तीसरा गलत है? आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी आपने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा है और डाफला या डफला की पहाड़ियां भी आपने अरुणाचल प्रदेश में ही देखी हैं, है ना। तो हो सकता है आसपास हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, चांगलांग जिला। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डाफला की पहाड़ियां,
लेकिन ये असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर वाला जो एरिया है वहां पर अवस्थित है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाता है, केवल पहला हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला बताइए, बेसिक पार्ट से, एनवायरनमेंट के बेसिक पार्ट से, जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है, पारिस्थितिकी वाला, कितना इजी क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला यही तो है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को चील खा जाती है। तो एक दूसरे के आहार को संतुलित करते हैं, एक दूसरे के आहार पर निर्भर होते हैं, बनते रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है खाद्य श्रृंखला की लेकर। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। आप बताइए, क्या खाद्य श्रृंखला एक ही जाति के अंतर्गत पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला तो अलग अलग जातियों के बीच होती है। जैसे अभी हमने बात की, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया चूहे ने, चूहे को खाया सांप ने, सांप को चील ने खाया। तो ऐसा नहीं है ना कि सांप को सांप ने खा लिया, फिर उस सांप को दूसरे सांप ने खा लिया। एक ही जाति के अंतर्गत आहार श्रृंखला नहीं होगी, खाद्य श्रृंखला होगी जो अलग अलग जातियों के मध्य अंतर जातिगत व्यवस्था इसे कहेंगे। तो जब आप दो को हटाते हैं तो आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं। पहला आपने ठीक कर दिया, कोई नहीं, अपने आप हट जाएगा। पहला हमारा उत्तर सही है। क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। ये तो गलत है, संख्याओं के बारे में नहीं है, ऊर्जा के बारे में संबंधित यह चीज है। तो पहला हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे सुमेलन वाले। अभी आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने में कमी आई है, पूछे जाते हैं लेकिन कमी आई है इस तरह के क्वेश्चंस को करने को लेकर। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है और यहाँ पर आप उद्यान करेंगे। टाइपिंग एरर इस वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। उद्यान से होकर बहने वाली नदी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ मिलता है? हमें उत्तराखंड में। और ये इसमें से होकर जो नदी जाती है वह रामगंगा है, ना कि गंगा नदी। आप हटा देंगे। जब पहला हटाते हैं आप तो दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं, यानी दूसरा तो सही है ही नहीं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं बहती है, मानस नदी जाती है मानस नेशनल पार्क से, मानस नेशनल पार्क से। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नहीं जाती है दोस्तों, कुंती नदी बहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों ही हमारे यहाँ पर गलत दिए हुए हैं और तीनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, नन ऑफ द अबव इज राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? टफ क्वेश्चन लग सकता है इसके लैंग्वेज से। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता क्या होती है? दो जातियों के या दो समुदायों के जीवों के मध्य जो प्रतियोगिता होती है आपस में, उस प्रतियोगिता को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह की प्रतियोगिता उनके बीच में होती है, प्रतिक्रिया क्या रहती है उनकी एक दूसरे को लेकर, उस चीज के बारे में जब हम बात करते हैं उसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। उनके काम किस तरह के हैं, एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित वे करते हैं किसी भी प्रतियोगिता के अंतर्गत, है ना। तो इस तरह की कोई बात है। जैसे एक प्रजाति है ए और एक प्रजाति है बी, इन दोनों का ही भोजन है डी, ठीक है। तो डी ए की है, ए को भी खाना है और बी को भी खाना है, तो दोनों के बीच में प्रतियोगिता तो होगी। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति इनकी क्या क्रिया रहेगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसी के बारे में जब हम बात करते हैं उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता, ठीक है। तो इसी के बारे में ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, बी हमारा सही उत्तर होगा। इकोटोन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता रहना चाहिए इकोटोन क्या होता है। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं 2013 का, आज से करीब 10 सालों पहले। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और अनूप उब्रग,
इनमें से कौन से संकटापन्न है, नियर थ्रेटेंड है, तो ये तीनों ही हमें संकट में नजर आते हैं IUCN के अंतर्गत भी। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? ठीक है, आर्सेनिक पीने के जल में, और कहां पर? भारत में। हो सकता है ये सभी पीने के जल के प्रदूषक हों, लेकिन सभी भारत में नहीं पाए जाते हों। भारत में कौन से पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। आर्सेनिक एक बड़ी समस्या है, खासतौर पर पूर्वी भारत में या पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो आर्सेनिक एक बड़ी समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है पीने के पानी को लेकर। पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह के प्रदूषक के नियंत्रण को लेकर कई तरह की योजनाएं भी चलाती है ना। तो आर्सेनिक है, और फ्लूरोइड या फ्लोराइड जिसे हम कहते हैं, राजस्थान में एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में एक जब हम राजस्थान का जीके पढ़ते हैं तो नागौर से अजमेर तक या अजमेर से नागौर तक एक बेल्ट पड़ता है, एक भौगोलिक बेल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी कहते हैं, कुबड़ पट्टी। और इस कुबड़ पट्टी को इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के इस बेल्ट के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। उस फ्लोराइड से लोगों की हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है, और बहुत कम उम्र में लोगों की कमर झुक जाती है, कुबड़ निकल आती है। इसलिए इस बेल्ट को हम कुबड़ पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि वहां के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है उस पानी को बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करते रहने से। तो 1 और 3 को हम पहचान पाते हैं। इसके अलावा यूरेनियम का हमें पता है कि भारत के पानी में कम से कम यूरेनियम जैसी चीज तो हमें नहीं मिलती है। और जब आप 1 3 और 5 को पहचान लेते हैं, आपको 5 को इलिमिनेट करना है, 1 और 3 को रखना है, तो जब आप 5 को इलिमिनेट करते हैं तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ से आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं, और 1 और 3 हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शर्करा उद्योग यानी चीनी बनाने का जो उद्योग है, आप सभी को पता है चीनी का जो मुख्य रूप से कच्चा माल है वो क्या है? गन्ना हमारा कच्चा माल है। दूसरी कुछ फसलों से भी होता है, लेकिन गन्ना मुख्य तौर पर हम बात कर सकते हैं। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की, यानी शर्करा उद्योग के अंदर जो उप उत्पाद होता है, जो एक वेस्ट सा बच जाता है, जब चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान चीनी बनने के बाद कुछ वेस्ट बच जाता है ना, रॉ मटेरियल का, वह एक उप उत्पाद हो गया। कि उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चीनी बनने के बाद में गन्ने का जो वेस्ट बच जाता है उसके बारे में क्या है? उससे जीव ईंधन बनाया जा सकता है, बिल्कुल जीव ईंधन बनाया जा सकता है। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए भरण स्टोव की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यह बात इसको लेकर गलत है। बहुत सारे यूज में आता है यह वेस्ट जो होता है चीनी उद्योग का, लेकिन कृत्रिम रासायनिक उत्पादों के भरण स्टोव के रूप में इसको यूज में नहीं लिया जा सकता। दूसरे को हमें हटाना है, और दूसरे को जब आप हटाते हैं तो 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं। पहला ठीक है, तीसरे को देखना है। शीरे का यानी इसी का एथेनॉल उत्पादन के लिए, हाँ एथेनॉल उत्पादन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उप उत्पाद के रूप में यह एक कच्चे माल के तौर पे देखा जा सकता है। 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव, यानी सही तरह से अगर हम उनको नहीं रखते हैं, रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों, उनमें कुछ विषाणु तत्व जैसे कुछ चीजें उत्पादन होती हैं, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो अगर आप देखते हैं कि सही तरह से किसी अनाज को या तिलहन को नहीं रखा जाता है, तो उसमें हम देखते हैं फफूंदी जैसी लगना शुरू हो जाती है, और उनमें कुछ खराबियां आना शुरू हो जाती है। तो ये जो अफ्लाटॉक्सिन है, इनका उत्पादन फंगस के द्वारा ही होता है, फफूंद के द्वारा ही होता है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फफूंदी। ओके, नेक्स्ट।
निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, एगोरिकस, नोस्टॉक और स्पाइरोगस। उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर इसे हम कह सकते हैं, जैव उर्वरक को बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं। एगोरिकस क्या है? एगोरिकस एक तरह की मशरूम की प्रजाति है, मशरूम की प्रजाति है। और नॉग स्टॉक क्या है? नॉग स्टॉक एक साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया इसे हम कह सकते हैं। और स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक हरित शैवाल है। तो जैव उर्वरक के रूप में या बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम इनमें से क्या यूज करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम यूज करते हैं, मशरूम को या हरी शैवाल को हम यूज नहीं करते जनरली। तो दो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड यह क्वेश्चन कहा जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पूछी बंदर, सिंह पूछी वानर या मकॉक, लायन टेल्ड मकॉक भी हम इसे कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लायन टेल्ड मकाक नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी में पाया जाता है। और नीलगिरी कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, वो जो एक घाट है, इसी को हम नीलगिरी कहते हैं। कर्नाटक में भी है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु में है। तो नीलगिरी मकाक इस वाले एरिया में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यह पाया जाता है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ठीक है। आंध्र प्रदेश को हम सही नहीं करेंगे। 1, 2 और 3 ए हमारा सही आंसर हो जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका या इसके क्या कारण है? हम देखते हैं कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र और अंदर का जो आंतरिक क्षेत्र है उसके ताप में अंतर होता है। जो हमारा महाद्वीप वाला क्षेत्र है, तटीय भाग की अपेक्षा जो बाहर वाला क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल हम भारत में भी देखते हैं कि ये जो भारत है हमारा, तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ का तापमान थोड़ा ठीक ठाक रहता है, लेकिन ये जो अंदर वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ का तापमान अधिक रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। भूमि और जल के बीच ताप का अंतर रहता है, क्योंकि ये जल के नजदीक रहते हैं। जल देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है। भूमि जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो ये जो ताप का अंतर है, ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, और यही कारण आपको देखने को मिलेगा। तुंगता में अंतर को हम इसका कारण नहीं मान सकते। अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता को भी आप नहीं कहेंगे। तेज ज्यादातर पवनें तो कहाँ चलती है? तटीय क्षेत्रों में ही तो चलती है ज्यादातर पवनें। इसीलिए तो आप कहते हैं कि जो राजस्थान, और हालांकि राजस्थान तटीय क्षेत्र नहीं है लेकिन ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, गुजरात वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर पवन ऊर्जा की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हवाएं ज्यादा तेज चलती है। क्यों? क्योंकि वे तटीय क्षेत्र है, राइट। तो तटीय क्षेत्रों में आप कहोगे कि ज्यादा तेज पवनें चलती है, तो इसको आप गलत कर दोगे। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा, आप एक बात बताइए, अगर भारी वर्षा अंदर होगी तो ये ज्यादा ठंडा रहेगा ना। वर्षा तो ज्यादा यहाँ पर होती है। हम देखते हैं मुंबई में कभी भी वर्षा हो जाती है। तटीय क्षेत्रों में कभी भी वर्षा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नजदीक है। अंदर के क्षेत्रों में वर्षा हमें देखने को कम मिलती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट इतना हरा भरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तटीय क्षेत्र के नजदीक है, इसलिए। तो इसको भी हम हटा देंगे, केवल एक हमारा सही आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? तो उच्च भस्म अंश, कोयले को जलाने के बाद में राख की मात्रा बहुत निकलती है हमारे यहाँ पर, सही बात है। निम्न सल्फर अंश, सल्फर का अंश हमारे यहाँ पर कम है। और भस्म, निम्न भस्म संगलन तापमान यहाँ पर नहीं, अधिक है। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। कोयले के बारे में पढ़िए, समझ में आ जाए। आगे बढ़ेंगे। जनजाति की बात हो रही है और यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप ध्यान रखिएगा। जनजाति और राज्य, लिम्बू जनजाति। लिम्बू जनजाति आपको एक तो सिक्किम में भी मिलती है और पूर्वी नेपाल में भी मिलती है, जो सिक्किम से लगता हुआ नेपाल का पार्ट है, यहाँ पर भी मिलती है। कार्बी, कार्बी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कार्बी हम देखते हैं असम में, असम का एक जिला ही है कार्बी आंगलोंग, है ना, तो वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं। असम में हमें मिलती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो जब आप 2 को हटाते हैं तो आपके 2 ऑप्शन हट जाते हैं। 1 और 3 तो आपका ठीक है, चौथा आपको चेक करना है। डोंगरिया कौन, उड़ीसा में, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें इसके साथ जाना ही है। लिम्बू जनजाति ठीक है। बोंडो जनजाति भी हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है स्पेसिफिकली, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बोंडो की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का जो मलकानगिरी जिला है, मलकानगिरी, यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली देखने को यह मिलती है। तो 1 और 3 हमारा सही उत्तर है, चौथा हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? करंट अफेयर्स में न्यूज आई होगी, रिपोर्ट आई होगी कि इस वर्ष में या पिछले इतने वर्षों में पानी का जो सबसे ज्यादा कौन से उद्योग ने खर्च किया है पानी को। तो उस न्यूज के अनुसार जो पावर है, थर्मल पावर का जो उद्योग है, वहां पर पानी का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से आपको मैसेज ये मिलता है कि आपको अपनी तैयारी के दौरान इस तरह के तथ्यों का, इस तरह की रिपोर्ट्स का, इस तरह के आंकड़ों का एक अपने नोट्स में समावेश करना है, आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। आपको समझ में आता है कि हमें अपनी पढ़ाई के दौरान किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन आधा मैं करूंगा, आधा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सुमेलित की बात कर रहा है तो आप सभी को पता है एटलस पर्वत हमें नजर आता है कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का जो भाग है वहां पर हमें एटलस नजर आता है। और जब आप देखते हैं तो मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया देशों के अंदर यह फैला हुआ है ना। जब आप अवस्थिति देखते हैं, क्या हमें अवस्थिति देखनी चाहिए? चलिए एक बार इसको देखते हैं कि एटलस पर्वत हमें कहाँ नजर आता है। यहाँ पर ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है और यहाँ पर आपको एटलस माउंटेन नजर आए। ठीक है, ये सहारा डेजर्ट है, ये नाइल रिवर है, ये नाइजर रिवर है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ये कोंगो रिवर है, ये जाम्बेजी है। ये जो वैली है आपको नजर आ रहा है ऑरेंज पार्ट में, ये ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट है, यानी पूर्वी अफ्रीकन घाटी है। जाम्बेजी रिवर, यहाँ पर लेक मालावी है, लेक टांगानिका है, लेक विक्टोरिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनका उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का क्रम आप ध्यान में रख सकते हैं। लेक विक्टोरिया सबसे उत्तर में है, फिर टांगानिका है, फिर लेक मालावी है, कालाहारी डिजर्ट है, नामीबिया है। इस तरह का प्राकृतिक संदर्भ भी आपको देखना होता है मैप के अंतर्गत। ये नामीबिया डिजर्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। एटलस माउंटेन की हमें बात करनी थी स्पेसिफिकली, तो ये हमने देख लिया है।
बाकी आप क्या करेंगे कमेंट से करके मुझे बताएंगे। ये 3 चीजें सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पर एबीसीनी का पठार कहाँ है, गुयाना उच्च भूमि और ओकावांगो द्रोणी कहाँ से संबंधित है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर है? पृथ्वी की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा ताजा पानी अलवण जल की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में, यानी जो जमा हुआ बर्फ है, बर्फ की जो चादरें जमी हुई है और जो ग्लेशियर्स है, वहां पर सबसे ज्यादा हमें ताजा जल देखने को मिलता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा ताजा जल कहाँ पर है? तो हमने पहले भी क्लास में देखा था कि सबसे ज्यादा हिमनदों के बाद में, बर्फ के बाद में सबसे ज्यादा जल जो भूजल है, भूमि के अंदर जो जल है, वो हमें देखने को मिलता है वहां पर, है ना। तो भूमिगत जल के रूप में हमें देखने को मिलता है जल सबसे ज्यादा हिमनदों के बाद में। सी हमारा आंसर सही है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तब ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन हो सकता है अब भी पूछे। अनुक्रमण आपने पढ़ा होता है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के दौरान। जो अनुक्रमण होता है, फटाफट लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एक चट्टान है, नग्न चट्टान, बिल्कुल भी इस पर कुछ भी नहीं है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना कुछ है, बिल्कुल नग्न चट्टान है। बहुत सारे समय के बाद कालांतर में इस चट्टान पर समय के साथ में मॉस होना शुरू होती है ना। नमी की वजह से कुछ मॉस उगना शुरू होती है, कुछ काई जिसे हम कहते हैं काई जमना शुरू होती है। फिर आगे चलते हैं कई हजारों वर्षों में या कई सैकड़ों वर्षों में हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉस के बाद में छोटे छोटे पौधे या घास के रूप में उगना शुरू हो जाती है, घासें उगना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह से चलता रहता है और घासों के बाद में हम देखते हैं कि थोड़े से बड़े वाले पौधे यहाँ पर उगना शुरू होते हैं, है ना। इस तरह के पौधे, इसी चट्टान की बात कर रहे हैं जो कुछ कई सौ वर्षों पहले नग्न चट्टान थी। फिर एक समय आता है कि समय के साथ पे यहाँ पर आपको जंगल, बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते हैं, पेड़ों की प्रजातियां, यहाँ पर आपको जानवर भी अब देखने को मिलेंगे, जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसे ही हम कहते हैं अनुक्रमण। क्या हुआ? नग्न चट्टान से एक जंगल में परिवर्तित हो गया, अनुक्रमण इसे ही हम कहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब कोई घास भूमि होती है, वह घास भूमि आगे नहीं बढ़ पाती है, इसमें वृक्षों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जब आप जलवायु दशाओं की बात करते हैं घास भूमियों में, तो हम कहते हैं घास भूमियां वहां पर होती है जहां पर अर्धशुष्क स्थान होते हैं। जो अर्धशुष्क स्थान होते हैं, अर्धशुष्क क्षेत्रों में हमें घास भूमियां देखने को मिलती है। तो इस शब्द में ही सारा उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी है, जल की कमी है, और इसी जल की कमी के कारण सूख जाती है घासें, सूखी घास होती है। और इस सूखी घास पर जब चरम गर्मी होती है, चरम गर्म अवस्था होती है, चरम गर्मी, तो क्या लगती है? आग लगती है और ये नष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर वर्षा होती है, फिर से घास पैदा होती है, और जब ये घास फिर से सूखी होती है, चरम अवस्था आती है गर्मी की, फिर से आग लग जाती है। तो ये जो जल की कमी और लगातार आग लगना है, यह इस घास को वनों में अनुक्रमित नहीं होने देता। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, और सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। जल की सीमाएं हैं, कम जल है और आग लगता है। ये आग भी क्यों लगती है? क्योंकि जल की मात्रा कम है। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। पारितंत्र में घटती उत्पादकता, उत्पादकता भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम देख रहे हैं कि 2013 जैसे वर्षों में परंपरागत नॉलेज से, परंपरागत भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे एनवायरनमेंट के। लेकिन अब हम देखते हैं कि
लगभग 80%, 70 to 80% जो क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के, वह बिल्कुल किसके होते हैं, प्योर करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इसमें भी उत्पादकता, जहां पर ज्यादा जैव विविधता होगी वहां की उत्पादकता ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा। मैंग्रोव में सबसे ज्यादा उत्पादकता आपको देखने को मिलती है, फिर घास स्थल पर, फिर अगर हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जाते हैं तो झील में ज्यादा देखने को मिलती है। महासागर, खुला महासागर की तुलना में झील में ज्यादा होगी, है ना। जब हम खुले महासागर की बात करते हैं और हम तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो तटीय क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, और जहां पर ज्यादा जैव विविधता होगी वहीं पर आपको उत्पादकता भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू संरक्षण की परिधि परिरेखा बंधन विधि, ये एक विधि है भू संरक्षण को लेकर। प्रयोग कहाँ के लिए होता है, तो जब नदी प्रवाह करती है, नदी प्रवाह के आसपास का जो बाढ़ ग्रस्त होने वाला भाग होता है, जो समतल मैदान होता है, उसको लेकर जो विधि बनाई जाती है, उसकी भू संरक्षण को लेकर जो विधि बनाई जाती है, उससे संबंधित है यह है भू संरक्षण परिरेखा बंधन विधि। फिर से यह कहूंगा कि करंट अफेयर में इस तरह की विधि चर्चा में रही होगी और वहीं से यह क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पर ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं मिलती है, वहां पर संसार के सबसे बेहतर मत्स्य क्षेत्र, मछली उत्पादन क्षेत्र, मछली उद्योग क्षेत्र सबसे ज्यादा वहीं पर पाए जाते हैं। और सी हमारा उत्तर है, कोष्ण यानी उष्ण और शीत महासागरीय धाराएं जहां पर मिलती है उन्हीं को हम कहते हैं। वायुमंडलीय धाराओं की बात नहीं करते हैं, महासागरीय धाराओं की बात। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। विषुवतीय वनों की, जो विषुवत रेखा के आसपास जो जलवायु पाई जाती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है ना। तो ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता होती है, ठीक है। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही है। जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है तो बहुत सारी जातियां एक दूसरे पर अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, एक दूसरे के ऊपर। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। अधिपादप जो पूरी तरह से पादप नहीं है, लेकिन और कुछ भी नहीं है, पादप की श्रेणी में भी आते हैं लेकिन पूरी तरह से पादप भी नहीं है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जमीन के अंदर उन घने जंगलों को पार करके सूरज नहीं पहुंच पाता है, तो इतना डेवलपमेंट कुछ पादपों का नहीं हो पाता और वो अधिपादप के रूप में रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल यह बात भी ठीक है, तीनों ही विशेषताएं हैं। इस तरह की चीजें आप परंपरागत सिलेबस को पढ़ने के दौरान जरूर पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। खरीफ की फसलों के बारे में पूछा है और गेहूं आपको दे दिया है। हम सभी जानते हैं कि गेहूं तो रबी की फसल है 100%। तो गेहूं को जब आप हटाते हैं तो 4 को आपने हटाया, 3 ऑप्शन आपके हट गए, 2 ऑप्शन आपके हट गए, बाकी सभी आपको खरीफ की फसलें नजर आती है। सी हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को ही समझ जाते हैं ना, चरम जलवायु, चरम स्थिति है। चरम स्थिति का होने का मतलब या तो बहुत ज्यादा गर्मी है, रेगिस्तान जैसे हालात है, या बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा शीत अवस्था है, बर्फ जमी हुई हो सकती है। चरम अवस्था है तो यही होती है ना। ये 2 चरम अवस्थाएं हुई। वर्षा कम है, यानी वर्षा कम होती है, वर्षा वहां भी कम हो सकती है जहां पर बर्फ ही बर्फ हो, ठीक है। और वर्षा वहां भी कम हो सकती है जहां पर रेगिस्तान हो। लेकिन चरम अवस्थिति से हम क्या समझते हैं कि या तो बहुत ज्यादा बर्फ होगी या फिर रेगिस्तान जैसे हालात होंगे, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते। अब आप देखिए, सवाना, स्टेपी, ये कौन से क्षेत्र है, ये घास स्थल है ना,
और घास स्थल अर्ध शुष्क होते हैं, ना तो पूरी तरह से सूखे ना बहुत ज्यादा वर्षा वाले। तो ये तो चरम स्थिति तो कम से कम नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका का क्या मतलब हुआ? उत्तरी अमेरिका की तो ठीक ठाक जलवायु है। ठीक है। साइबेरिया टुंड्रा, अब आप साइबेरिया वाले क्षेत्र को याद करिए, वहां की जलवायु को। कम से कम आप इतना डिसीजन तो ले पाते हैं कि हाँ, वहां की जो जलवायु है वो कैसी है, चरम जलवायु है। और टुंड्रा बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जो हमें आमतौर पर देखने को ठंडे स्थानों पर ज्यादा मिलते हैं, चरम जलवायु में मिलते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में, तड़ित किसके द्वारा या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? जो बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं, वह किसके द्वारा होती है? आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से। जो कपासी मेघ होते हैं, बादल होते हैं, और जो वर्षा वाले बादल होते हैं, उनके मिलने से तड़ित झंझा हमें देखने को मिलती है, उत्पन्न होती है। अलग होने से नहीं। ये तो एक दूसरे के अपोजिट से हो गए, तो अगर ये सही है तो ये अपने आप गलत ही हो जाएगा। जब आप दूसरा हटाएंगे तो एक ऑप्शन आपका हटेगा, और क्योंकि हमने पहला गलत कर दिया है तो डी भी हमने हटा देना है। ठीक है। अब पहला तो सही है, तीसरा देखना है। हवा और जल के कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से भी यह होता है, तो यह बात ठीक है। एक और तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नर्मदा नदी के बारे में है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय तो बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप एडजस्ट करिएगा चीजों को। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, आप सभी को पता है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, सही पता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, भूमि का ढलान तो मध्य भारत से पूर्व की ओर है, इसीलिए तो अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहेंगी ना। ठीक है। ये तो रिफ्ट घाटी में बहती है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं है। तो तीसरा गलत है। तीसरे को आप हटा दें, यहाँ तीसरा, यहाँ तीसरा। पहला हमने सही कर लिया, कोई नहीं को हटा देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शंस गलत हो तो हम यहाँ पर एक और दो करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास, एलिमिनेशन के बाद भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो एक और दो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। बिल्कुल, भारत में जो लेटेराइट मिट्टियां जो होती है वो लाल रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उन मिट्टियों में लो अयस्कों की मात्रा ज्यादा, लो ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। लो ऑक्साइड है ना, की मात्रा ज्यादा होती है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। एक बात आप याद रखिएगा, भारत की ज्यादातर मिट्टियां, भारत में पाई जाने वाली ज्यादातर मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटाश की कमी पाई जाती है, समृद्धि नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। इन मृदाओं का, लेटेराइट मिट्टियों का जो विकास है ज्यादातर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या हम और ज्यादा कहें तो तटीय क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा ठीक होती है, सही होती है तटीय क्षेत्रों में, है ना। तो राजस्थान, आप बताइए राजस्थान में वर्षा का क्या हाल है? ठीक है, तो राजस्थान को देखकर आप इसको हटा सकते हैं। इन मिट्टियों में टेपियो का और काजू की अच्छी उपज होती है। बिल्कुल, काजू की खेती के लिए इस तरह की मिट्टियां अच्छी रहती है, अच्छी उपज इनकी होती है। एक और चार हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थानों में पाई जाती है। देखिए, उस दौरान एक सर्वे के अंतर्गत यह बात पाई गई थी कि हो सकता है, ऐसी संभावनाएं पाई गई थी कि गोंडवाना क्षेत्रों में, गोंडवाना चट्टानों के संस्तरों में प्राकृतिक गैस हो, लेकिन कंफर्म नहीं था, है ना। तो हम कह रहे हैं कि पाई जाती है, हम कंफर्म कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यह तो ठीक है।
धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ धारवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़ की जो चट्टाने, धारवाड़ की चट्टाने प्रसिद्ध है सोने के लिए, मैग्नीज के लिए, आयरन ओर के लिए, इस तरह की खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खनिज तेल की अगर हम बात करें तो टर्शियरी युग की चट्टानें ज्यादा फेमस है, धारवाड़ की नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। पहला हमने गलत कर ही दिया है, केवल 2 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का डिस्कशन, और ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि हम बहुत सही तरीके से एक कंटिन्यूअसली हमारे इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप देखिए, नोट्स बना सकते हैं जहाँ पर ज़रूरी लगे, या एक आइडिया जहाँ आपको लगता है कि हाँ इस तरह का टॉपिक हम भी आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट है, उसका एक मास्टर नोट आप बना लिया करें अपने नोट्स में। तो आज के इस वीडियो के बाद में हमने 4 बड़े सब्जेक्ट यूपीएससी के हमने उनके पीवाईक्यूज देख लिए हैं। इसके अलावा स्पेशली स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है किसी सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के लिए, उनके बारे में हमने बात की है समुद्र मंथन यूपीएससी प्री के वीडियोस में। उनको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको देखने से आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी कि हमें इस तरह से तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर हो पाती है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इतिहास के विषय के साथ में, और इतिहास को बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।